Hello students, how are you beta? Fine. So in this video lecture we are going to discuss limitations of valency bond theory. तो आप बेटा टॉपिक डाल दो limitations of valency bond theory. ठीक है, लिमिटेशंस मतलब लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है बेटा कि इट हैज नंबर ऑफ एजम्पशंस। नंबर ऑफ एजम्पशन, बहुत कुछ इसने एज्यूम किया है। ठीक है, कि मेटल की खाली ऑर्बिटल लिगेंड के भरे हुए ऑर्बिटल के साथ मिक्स होती है, फिर लिगेंड वीक हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये सब क्या एजम्पशन ही तो है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल शेप हो सकती है। ये सब क्या एजम्पशन है। दूसरा, इट डज नॉट गिव लिखोगे, गिव नहीं, it does not give quantitative interpretation of magnetic moment। हमने आपको बोल दिया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो म्यू स्पिन इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 निकालना होता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम भी तो एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट भी तो उसमें ऐड होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्यों फॉर्मूला म्यू एस इक्वल टू ये होता है, म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 होगा, वो सब उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं दिया, केवल फॉर्मूला उसने दे दिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड लिखोगे आप, This theory could not explain the color and electronic spectra of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर शो करते हैं बेटा। ठीक है, तो कुछ स्पेक्ट्रम मिल रहा होगा उनकी वजह से, लाइन की वजह से। हर पर्टिकुलर का क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी और वो होती है, तो वो एक्सप्लेन नहीं किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों शो करें। इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं देखा हमने। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी उसी से रिलेटेड है, उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से हमें कुछ नहीं मिलता है। दूसरा, दिस थ्योरी इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, ये और क्या नहीं बता सकती है, वाई द इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। फिफ्थ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में पेयरिंग होती थी। क्यों होती थी बस इसने बोल दिया। क्यों होती थी ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि क्यों होती है। वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्यों नहीं होती है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, दिस थ्योरी या इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस between a strong field ligand and weak field ligand। और एक बात इसमें, when which ligand एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी तो नहीं बताया कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करेगा, कौन सा बोलते हैं वीक फील्ड की तरह एक्ट करेगा। विच लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
और सॉरी एंड वीक फील्ड लिगेंड, एंड वीक फील्ड लिगेंड। ये भी इसने बेटा कुछ भी इसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखोगे, दिस थ्योरी could not distinguish tetrahedral and square planar complexes। मतलब देखो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, 4 होता है। हाँ, टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sd3 होगा और स्क्वायर प्लेनर में dsp2 होगा। लेकिन कुछ dsp2 दिखाते हैं, कुछ sp3 दिखाते हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस इसने नहीं दिया। और कहीं कहीं तो इस थ्योरी के हिसाब से sp3 रहा है लेकिन उसका होता dsp2 है। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको करके भी दिखाता हूं, ठीक है, कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो मैं ये पॉइंट्स बेटा यहां से हटा रहा हूं, इन्हें आप लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, बता दूं, चलो। CuNH3 4 2+, ठीक है, VBT के हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। इसमें म्यू गिवन है 1.73 बोर मैग्नेटॉन Bm। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अगर गिवन है तो। ठीक है, ये सब आपको सिखा दिया है VBT में। तो जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं VBT के अकॉर्डिंग। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बोलोगे 3d10 4s1, यही होता है। ठीक है, यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो Cu in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा बेटा, पहले 4s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर एक इधर से जाएगा, तो ये बना 3d9 3 4 5 3d में 9 बचेंगे और 4s हो गई इसकी खाली। ठीक है बेटा, क्या हो गई, 4s इसकी खाली हो गई। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, ये 3d9 है। क्यों 9 है? यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लूज कर रहा है, एक यहां से एक यहां से, 3d9 4s0 आ गया। ठीक है, अब CuNH3 कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसा है वो। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, 1.73 Bm बोर मैग्नेटॉन दिया है, मतलब उसका वो दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली। तो इसका मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ऐसे की वैसे शो कर रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अब D तो इन्वॉल्व होगी नहीं, तो एज इट इज D को तो ऐसे ही लिख दो। ठीक है, D के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे रहेंगे, आपको उसको टच भी नहीं करना है। 3d9 एज इट इज। हाइब्रिडाइजेशन में कौन आएगा फिर, हमको कितने लिगेंड भरने हैं, 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो उसके लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक तो 4s ही हो गई, फिर 3 p की आ जाएंगी, है ना, 3 कौन सी वाली आ जाएंगी बेटा, p की आ जाएंगी, 1 2, तो ये 4p इन्वॉल्व हो गई जब जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अब तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले ये मिक्स होती हैं आपस में, तो हम इन्हें मिक्स कर देते हैं। अब तुम बोलोगे सर 4d क्यों नहीं ले रहे हो, जरूरत पड़ती तो 4d भी आएगी, लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए नहीं आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 लिगेंड भरने, अगर 6 वाली बात आती तो D की भी आ जाती। तो 4s और 4p मिक्स हुई बेटा, और यहां पे 4 तैयार हो गई, कौन सी, एक s और 3p मिक्स हुई है, मतलब sp3 ऑर्बिटल्स तैयार हैं, 4 sp3 यहां पे आ गई। ठीक है, अब NH3 आएगा, 4 NH3, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक में 2 एक में 2, तो एक के पास 2, तो 4 के पास कितने, 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे NH3 4 NH3 आके बैठ गए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया सब, sp3 शेप हो गई जी टेट्राहेड्रल। ठीक है, मतलब Cu के NH3 एक इधर लगा है, सॉरी
Cu के NH3 एक यहाँ लगाए, एक लगाए यहाँ पे, एक लगाए यहाँ पे और एक लगाए यहाँ पे, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर 2+। ये होनी चाहिए ज्योमेट्री किसके हिसाब से? VBT के हिसाब से। बट बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक प्रैक्टिकल टेक्निक है ये, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, it is evident that CuNH3 का होल 2+ is a स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा होता है बेटा? टेट्राहेड्रल नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो ये शेप दिखा रहा है, स्क्वायर प्लेनर, इसी कॉम्प्लेक्स की। इसका मतलब जो हमने VBT से ये शेप कैलकुलेट की है, ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है, गलत है। समझ में आ रही है? तो फिर हकीकत क्या होती है इसकी, वो देखो। देखो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, DsP2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी दो और एक पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। CuNH3 4 2+, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन तो एज इट इज रहेगा हर बार, ये याद रखना। बस यहां गड़बड़ी हुई है वहां तक पहुंचने में। वो क्या गड़बड़ी है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जैसे होती है वैसे फॉलो की है तुम्हारे सामने, लेकिन यहां पे कुछ हटके होगा। क्यों? क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो प्रैक्टिकल डेटा मिल रहा है वो और थ्योरेटिकल हमारी कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। मैच नहीं हो रहा है मतलब हमारी थ्योरेटिकल में कुछ, हमने जो इसके लिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी अप्लाई किया उसमें कुछ गड़बड़ी है, मतलब वो यहां अप्लाई नहीं होगी वैसे जैसे होनी चाहिए, कुछ और तरीके से अप्लाई होगी। देखो एक और पॉसिबिलिटी क्या है, म्यू इक्वल टू 1.73 BM गिवन है आपको। आप क्या करोगे, कॉपर 29 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10 4s1 Cu in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना आएगा 3D9, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 3D9 आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है 4s, और अगर 4s आ गई तो सामने 4p भी यहीं पे होगी लेकिन खाली होगी। अब मैं बोलता हूं कि CuNH3 4, ठीक है 2+। अच्छा तुमको याद होगा NiCO4 का जब हम कर रहे थे ऐसे, तो मैंने क्या किया था, 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचा दिया था। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर भी जंप कर सकता है, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है 3D और 4s 4p में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मान लो जंप कर जाता है। मतलब क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की शेप चाहिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए DsP2, तभी स्क्वायर प्लेनर बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं, ठीक है। DsP2 हो और sp2d हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक D होनी चाहिए, ठीक है। अब तो क्या हम सोचते हैं कि मैं क्या करता हूं बेटा, एक इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको यहां 4p वाली लास्ट में पहुंचा देता हूं, ठीक है। क्या बन जाएगा देखो, 3D में क्या रह जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक खाली हो गई, और 4s और 4p की 2 खाली हो गई। आगे वाली लास्ट वाली में मैंने वो इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहां से यहां पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि ये 4p है, इसको हम मिक्स कर दें, इनको ये चारों को मिक्स कर दें, कौन सी, एक D, ये वाली S 4s की, और ये 2p2, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, P2 मतलब ऊपर लिखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये 4 मिक्स हो जाएंगी, तो DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास तैयार हो गई बेटा, ठीक है। और कितनी है, 4 हैं। अब यहां पे आके NH3 4 के लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन भर दोगे, तुम ये भर दिए, 4 NH3 आके बैठ गए, ठीक है। NH3 आ गई जी 4 के 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और ये 3D8 इसके आगे एज इट इज रहेगी, वो टच नहीं कर रहा हूं मैं, वो आगे की चारों एज इट इज रखोगे आप, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल है पहले से, वो टच नहीं करना है। इसकी एक चली गई हाइब्रिडाइजेशन में, और यहां पे 4p की अभी एक और बची हुई है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो अब
सबसे ज्यादा एनर्जी 3d 4s 4p में किसकी होगी? 4p की होगी। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की सबसे बाहर वाली सब सेल में अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्री रहता है जाने के लिए, और स्पेशली जब P में हो। क्यों? क्योंकि P की एनर्जी हाई होती है, S की कम होती है, तो जिसकी एनर्जी हाई होती है वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को आराम से लूज कर सकता है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में से, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, इस कॉम्प्लेक्स में से CuNH3 में से 2+ में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हो, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है? ये 2+ 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। CuNH3 4 क्या बन जाएगा? 3+ बन जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन घटाया मैंने, कॉपर पे से जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये D और P किसकी हैं? ये सब कॉपर की तो हैं। तो यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब 3+ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये कॉम्प्लेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, हमें थोड़ी मतलब है, हमें तो 2+ तक मतलब है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना चाहिए, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना चाहिए, मतलब इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इस कन्फ्यूग्रेशन में अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स भरे रहे तो जैसे ही मौका मिलेगा ये तुरंत लूज कर देगा। लेकिन और लूज करेगा तो ये बनाएगा, लेकिन ये तो बनता ही नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो ये यहां से जंप नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये पूरी प्रोसेस काट दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जरूर तुम्हें DsP2 मिल गया, शेप स्क्वायर प्लेनर आ गई, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको स्क्वायर प्लेनर आने से क्या फायदा, जब और भी तो स्टेबिलिटी चेक करोगे, उसके आने से फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बात खत्म हो जाती है। इस तरीके से आप स्क्वायर प्लेनर इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं सेट कर सकते हो कि आप इलेक्ट्रॉन को वहां जंप करा दो। ये जंप नहीं होगा, ये जंप हुआ तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करने की छूट मिल जाती है, और ये एक्ट ही नहीं करता है वास्तव में रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। तो आप कैसे बोल सकते हो? कैसे पता चला कि सर जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ये बनाएगा, 3+ आ जाएगा। कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ही नहीं होती, +1 +2 दिखाता है। ये बेसिक चीज तो पता है ना आपको, +3 तो दिखाता ही नहीं कॉपर। ठीक है, इसलिए ये पूरा गलत, ये पूरा एजप्शन गलत। ठीक है, अब देखो सही क्या है, रियल में क्या होता है। देखो बेटा, हकीकत में क्या होता है, Cu के पास ऑलरेडी 3D में इलेक्ट्रॉन्स थे। ये 3D है, ये 4s है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं CuN, सीधा मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, CuN +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, CuN +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड स्टेप से चालू कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो 3D में 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 3D 9 रह जाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ 4s 0। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड था, और 4s तो बिल्कुल खाली हो गई। ठीक है, अब 4s है तो इसके पास 4p तो रहेगी। ठीक है, 4p भी इसकी खाली है। अब बात उठती है कि अब देखो वास्तव में क्या होता है। अब जो रियल में होता है वो बता रहा हूं, जिसकी वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, कि ये बेटा एज इट इज रहेगा, ये इन्वॉल्व ही नहीं करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं CuN CuNH3 4 2+ की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, 3D से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है, 3D एज इट इज रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4s जो है, ठीक है, कौन कौन सा बेटा? 4s, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? 4p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, भरे जाएंगे। कितने NH3 भरने? 4 NH3 भरने, मतलब 4 खाली चाहिए। तो NH3, एक NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर आके भर दिए जाते हैं, अभी बचे 3।
दूसरा NH3 यहां आता है, इसमें से एक PX है, एक PY है और एक PZ है। मान लेता हूं ये PZ है, कोई सी PX PY PZ हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है, मान लेता हूं ये PZ है, ठीक है। तो एक PX में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये प्रैक्टिकल जो होता है वो बता रहा हूं, PY में आ जाते हैं, PZ में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं अभी आ रहा हूं मैं। और बाकी का एक NH3 यहां आ गया, दूसरे NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो 3 आ गए। अब इसके बाद फोर्थ सेल है तो उसकी D भी तो अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, ये रही D, ठीक है बेटा। इसमें 4D रहेगी, 4D, और बाकी का एक NH3 इस वाली में आके बैठ जाता है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं। तो इस तरीके से 4 भरे होते हैं, ये sp2 ये मिक्स होती हैं आपस में, ठीक है, और एक D वाली, ठीक है, ये मिक्स होकर ऑर्बिटल बनाती है। PZ मिक्स नहीं होती है, 4D की ये वाली मिक्स नहीं होती है, और इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन आता है sp की 2 और एक D की sp2d। अब चाहे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो चाहे sp2d हो, शेप बनती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और ये रियलिटी है, ठीक है, इसकी ऐसे ही होता है। क्यों होता है अभी मैं ऑर्बिटल्स की वो समझाऊंगा तो मैं शेप उसके हिसाब से है सेट, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब हो गया Cu ऐसे रहेगा, एक स्क्वायर बना दो एक ही प्लेन पे, बीच में Cu है, इसके एक कोने पे NH3, दूसरे पे NH3, तीसरे पे NH3 और चौथे पे NH3, इस तरीके से इसकी शेप रहती है, ठीक है। और ये बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता रहता है NH3, ठीक है, ये शेप होती है। आगे बात समझ में, और बाहर 2+ लगा दो, इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। हकीकत में ऐसा हो रहा होता है, 4s की एक, ठीक है, 2p की, PZ इन्वॉल्व नहीं होती, और 4d की ये, ठीक है। अब देखो यहां पे PZ इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये जो D की इन्वॉल्व हो रही है ये है dx² - y² वाली ऑर्बिटल। कौन सी? dx² - y²। ऐसा ही क्यों, सवाल तो उठ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, तो देखो अभी बता रहा हूं मैं। ये समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसे मिटा रहा हूं मैं अब। इसमें देखो बेटा, एक PZ इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ये PZ इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही है, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ dx² - y² क्यों इन्वॉल्व हो रही है। ये मेरे को 2 चीज बतानी है यहाँ पे, और बाकी की D क्यों नहीं हो रही है। कोई और D नहीं हो सकती, dz² कर दो सर, नहीं dz² नहीं होगी, यहाँ PZ नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही वो बता रहा हूं। देखो इस तरीके की शेप है, वहां तो रफली बना दिया था, यहां समझने की कोशिश करना। ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा होगा बेटा? 90 डिग्री। इसका मतलब इनमें से कोई एक x एक्सिस है, कोई एक इनमें से y एक्सिस है। जो z एक्सिस है वो इस तरीके से बाहर निकली हुई है, समझ में आ रहा है? मतलब स्क्वायर प्लेनर में शेप ऐसी होती है, ये CuNH3 इस हाथ पे रखा हुआ है, z एक्सिस यहां पे है, समझ में आ रहा है? z एक्सिस ये है, तो PZ कहां होगी? PZ इस तरीके से लोब बने होंगे PZ का, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है? अब तुम्हें क्या इस PZ में कहीं बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मेरे को तो सारे केवल उस पे दिख रहे हैं, केवल एक ये x एक्सिस पे दिखेगा, ये वाली टेढ़ी जो है, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरी टेढ़ी है, मतलब एक x एक्सिस पे बॉन्ड बन रहे हैं और y एक्सिस पे बन रहे हैं, मतलब PY यहां पे होगी। ये जो है ब्लैक वाली PY क्या है? PY क्या है बेटा? p ऑर्बिटल की बात करोगे तो यहां होगी, px की बात करोगे तो यहां होगी, और z वाली क्या है? ऐसे होगी, बाहर की तरफ निकली हुई और एक लोब पीछे की तरफ। उस पे तो लोब बन ही नहीं रहा है। अगर उस पे लोब बनाया, अगर गलती से, सर उसको भी तो ले सकते हैं, अगर उस पे लोब बनाया तो स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगी, उस पे लोब बनाया तो स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगा, प्लेन को छोड़ देगा, है ना? बॉन्ड अगर तुमने क्या है, अगर तुम PZ के अलोंग बॉन्ड बनाते हो, यहां पे बनाते हो, तो क्या है? स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं आएगी। स्क्वायर प्लेनर शेप तभी आएगी इसकी जब ये PX और PY पे लोब्स बने हो। समझ में आ रही बात? इसलिए PZ इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि PZ Z एक्सिस के अलोंग होगी, और Z एक्सिस पे बॉन्ड बनाओगे तो यहां से स्क्वायर प्लेनर शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, चली जाएगी, इसलिए हम PZ नहीं लेते हैं। ये लॉजिक है PZ ना लेने के पीछे। dx² - y² ही क्यों लेते हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब अगर मान लो
कि ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप होती है, y एक्सिस पे दो लोब होते हैं और x एक्सिस पे दो लोब होते हैं। वही पॉसिबिलिटी यहां पॉसिबल है, बाकी dz स्क्वायर नहीं लोगे क्योंकि z एक्सिस यहां पे है, वो dz स्क्वायर इसके अलोंग होती है, उस पे फिर से dz स्क्वायर इन्वॉल्व किया आपने तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी शेप, स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगी। फिर बोलोगे सर dxy और dyz dzx और उनमें से क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उनका रीजन ये है कि dxy और dyz या dzx हमेशा एक्सिस के बीच में उनके लोब्स लाई करते हैं। यहां तो एग्जैक्ट एक्सिस पे बॉन्ड बन रहे हैं, ये एग्जैक्ट एक्सिस पे बॉन्ड बने हैं बेटा, तो एक्सिस पे जो जिनके लोब्स आएंगे वो ही इन्वॉल्व होंगी। तो s तो क्या है, स्फेरिकल है, इसलिए वो इन्वॉल्व हो गई। p में क्या है, px और py के लोब इन एक्सिस पे ही होंगे और d के अंदर से केवल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के 4 लोब्स इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, ठीक है। इसीलिए यहां से, ठीक है, इसीलिए एक भाई साहब हैं जिनका नाम है यूजिन, ठीक है, कुछ लोग इन्हें का नाम कुछ हगिन भी बोलते हैं। इन्होंने बोला कि जो स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, कौन सी बेटा, स्क्वायर प्लेनर शेप जो होती है उसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की जरूरत पड़ती है, एक s हो सकती है, एक px हो सकती है, py हो सकती है और d के अंदर से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। स्क्वायर प्लेनर शेप में कौन कौन सी ऑर्बिटल हो सकती हैं, इनके अलावा कभी भी pz नहीं होगी। अब चाहे स्क्वायर प्लेनर के जितने कॉम्प्लेक्स मैंने तुम्हें करवाए उनमें से किसी को उठा के देख लो, 2p ही इन्वॉल्व होंगी और वो दोनों px और py ही हैं, pz कभी नहीं है। और जो d अगर यूज हो रही है तो वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है। समझ में आ गई बात। तो बेटा इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स की एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं दे पाती है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और ही निकला है, ठीक है। sp2d स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जबकि उसके हिसाब से टेट्राहेड्रल बनना चाहिए था वीबीटी के हिसाब से, ये उसके हिसाब से नहीं बना है, ठीक है। ये तो हमने प्रैक्टिकल अप्रोच की है, ठीक है। नॉर्मल अप्रोच कर रहे थे तो टेट्राहेड्रल बन रहा था, इसलिए वो कुछ कॉम्प्लेक्स मतलब जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर को डिफरेंस करने वाले हैं उनकी शेप नहीं बता पाती है। और भी 1-2 ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे NiHDMg वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 2+ इसकी भी ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वीबीटी, ठीक है। तो ये थी बेटा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।